किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। हाइब्रिड बीजों का अनुदान सीधे किसानों के खाते में। वर्षा से प्रभावित जिलों की संख्या हुई 58। किसानों की समस्या के लिए लखनऊ कलेक्ट्रेट में नया फोल्डर स्थापित। खराब मौसम से गहराया बीज संकट, विभाग की विशेष कार्य योजना। और कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में वीलो पेड़ उगाने में मिली सफलता। और अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर कहा है कि खरीफ फसलों की हाइब्रिड बीज पर मिलने वाला अनुदान आरटीजीएस या NINEFT के माध्यम से अब सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। किसानों को अनुदान का लाभ लेने के लिए 16 से 26 अप्रैल तक पारदर्शी किसान सेवा योजना में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 29 अप्रैल को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयनित किसानों को सूचित किया जाएगा और चयनित किसानों की सूची उनके विकासखंड स्तर पर चस्पा कर दी जाएगी। किसानों को हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज कंपनियां विकासखंड स्तर पर स्टॉल लगाकर बीज बेचेंगी। पहली से 7 मई तक गोरखपुर, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ एवं देवी पाटन मंडल में कंपनियों के स्टॉल लगेंगे। वहीं 8 मई से 15 मई तक फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बांदा एवं इलाहाबाद मंडल में स्टॉल लगेंगे। भारत सरकार के नवीनतम मानक के अनुसार 33% या इससे अधिक फसलों की क्षति के आधार पर 44 जनपदों के अतिरिक्त 14 और जनपदों में क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। इससे प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में भी राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि को आपदा घोषित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने समस्त बैंकों के प्रतिनिधियों को किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को इस आपदा को देखते हुए रीशेड्यूल किए जाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। ओला व अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत वितरण किए जाने हेतु 1087 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। इस कार्य में जिला अधिकारियों द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषि क्षति के सापेक्ष प्रत्येक किसान को न्यूनतम 1500 रुपए की धनराशि प्रदान की जाए। साथ ही किसानों की मुख्य देयों की वसूली स्थगित करने तथा उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने के भी निर्देश दिए हैं। लखनऊ के जिला अधिकारी ने ओलावृष्टि एवं बारिश से प्रभावित किसानों को अपनी समस्या दर्ज कराने के लिए जन सुविधा केंद्र के फोन नंबर 0522 26111117 और 26111118 में अलग से एक फोल्डर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस फोल्डर में किसानों की समस्या दर्ज होने के 48 घंटे के अंदर उप जिलाधिकारी द्वारा उसका सर्वे कराकर संबंधित को अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही 72 घंटे के अंदर समस्या का निस्तारण करने का समय निर्धारित किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि फसल गिरने से उत्पादन 15 से 20% घटेगा और गुणवत्ता प्रभावित होगी। जो गेहूं कट गया है वो थ्रेसर में साफ नहीं हो पा रहा और जो खेत में पकी फसल खड़ी है उसका दाना छोटा व काला पड़ गया है। इससे आगामी रबी सीजन में उत्पादन प्रभावित होगा। बीज के इस संकट को देखते हुए बीज निगम ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। गुणवत्ता युक्त बीज का पर्याप्त भंडारण करने के लिए अन्य राज्यों व एजेंसियों का सहयोग लेने के अलावा विभाग ने किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई है ताकि वर्षा से भीगे गेहूं का वैज्ञानिक भंडारण कर उपजाऊ क्षमता को बनाए रखा जा सके। कश्मीर की वादियों में उम्दा किस्म के क्रिकेट बैट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वीलो पेड़ अब प्रदेश में भी उगाया जा सकेगा। कानपुर की चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट के वैज्ञानिकों ने शोध कर ये सफलता हासिल की है। इस शोध के अनुसार जलीय और लवणीय मिट्टी में भी वीलो की खेती की जा सकती है। साथ ही ये इकोनॉमिकली भी फायदेमंद है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। इस तापमान में शंकर लोबिया की बुवाई की जा सकती है। ये मौसम चौलाई, भिंडी, लौकी तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीढ़ी बुवाई के लिए अनुकूल है।
क्योंकि बीजों के अनुकरण के लिए ये तापमान उपयुक्त। अतः बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। इस हफ्ते ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई कर सकते हैं। पालक की फसल की कटाई करने के बजाय उन्हें जड़ सहित उखाड़कर बाजार में भेजें। पछेती बेल वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट की लगातार निगरानी करते रहें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो आसमान साफ होने पर कार्बालिल की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड की 0.25 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से किसी चिपचिपे पदार्थ जैसे स्टीकॉल, टीपॉल आदि के साथ मिलाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट से बचाव के लिए खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1370 रुपए, सीतापुर 1200 रुपए, रायबरेली 1375 रुपए, हरदोई 1400 रुपए और गोंडा 1310 रुपए प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 2000 रुपए, सीतापुर 2085 रुपए, रायबरेली 1980 रुपए, हरदोई 2180 रुपए और गोंडा 2015 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1460 रुपए, सीतापुर 1452 रुपए, रायबरेली 1460 रुपए, हरदोई 1450 रुपए और गोंडा 1450 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। सीतापुर 5000 रुपए, हरदोई 5300 रुपए और गोंडा 5800 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ की बात करें तो विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव इस प्रकार रहा। सीतापुर 2900 रुपए, रायबरेली 2900 रुपए, हरदोई 2570 रुपए, गोंडा 3140 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 575 रुपए, सीतापुर 500 रुपए, रायबरेली 450 रुपए, हरदोई 570 रुपए और गोंडा 635 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1600 रुपए, सीतापुर 1520 रुपए, रायबरेली 1460 रुपए, हरदोई 2000 रुपए, गोंडा 1140 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1550 रुपए, सीतापुर 1400 रुपए, रायबरेली 1500 रुपए, हरदोई 1430 रुपए और गोंडा 1670 रुपए प्रति क्विंटल। बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 800 रुपए, सीतापुर 900 रुपए, रायबरेली 660 रुपए, शाहजहांपुर 1000 रुपए और गोंडा 1100 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत की जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी?
अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के युग की कृषि में कई तरह की नई तकनीकों को प्रयोग में लाया जा रहा है। इसी में एक नई तकनीक है जिसका नाम है जैविक तकनीक। तो आइए जानते हैं कि क्या है जैविक तकनीक हमारे आज के सलाहकार से, जिनका नाम है योगेंद्र कुमार जी, जो इफ्को लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या है जैविक तकनीक? देखिए, जैविक तकनीक कोई नई तकनीक नहीं है जी। आप हरित क्रांति के पहले देखें तो किसान भाई केवल जैविक तकनीक से ही खेती करते थे। अच्छा। उस समय न तो रासायनिक उर्वरक उपलब्ध थे, न तो कृषि रसायन उपलब्ध थे। तो क्या हुआ, जैविक विधि से हम लोग खेती करते रहे, लेकिन जब लगा कि खेती जैविक विधि से करने पे हमें उत्पादन कम मिल रहा है, हमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने रसायनों का सहारा लिया। रासायनिक खाद आए, तमाम तरीके के रसायन आए, जिनके प्रयोग से निश्चित रूप से उत्पादन बहुत बढ़ा, हम स्वावलंबी बने। लेकिन उनके प्रयोग की सही तरीका, सही विधि और सही मात्रा न मालूम होने के कारण आज पुनः हम लोग जैविक खेती की बात या जैविक तकनीक की बात करना प्रारंभ किए हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहिए, कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी विधि है। पुराने समय में हरित क्रांति के पहले तक, 60 के पहले, 65 के सन 1965 के पहले खेती केवल जैविक तकनीक से ही होती थी। तो जैविक तकनीक से सीधा सीधा तात्पर्य या मतलब ये है, किसान भाई किसी भी रसायन के ऊपर आश्रित हुए बिना समस्त पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक माध्यम से कर दें और खुद करें, जैविक माध्यम से कर दें, या फसलों के अवशेषों को सड़ाकर, जो भी कोई भी माध्यम हो, जैविक माध्यम हो, जैसे गोबर की खाद है, कूड़े करकट की खाद है, अवशेषों को सड़ा करके कर दें, हरी खाद बना के कर दें, जीवाणु खादों का, जैव उर्वरकों का प्रयोग करके कर दें। तो ऐसे समस्त पोषक तत्वों का प्रयोग रसायन रहित विधि से अगर करें तो वो जैविक पोषक तत्व प्रबंधन कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अगर बीमारी आती है, कोई कीड़ा लगता है, तो हम जैविक रसायनों का ही प्रयोग करें। जैव रसायन जो हैं ऐसे तमाम आते हैं, ट्राइकोडर्मा है, बीवेरेबेसियाना है, जो भी जैव रसायन है उनका प्रयोग करें। उसके लिए भी कीट नियंत्रण और व्याधि नियंत्रण के लिए भी हम रसायनों का इस्तेमाल न करें। तो इस तरीके से इसको ये कहा जाए कि प्राकृतिक और जैविक स्रोतों पर आधारित खेती को जैविक खेती कहा जा सकता है। ठीक, ये बताइए योगेंद्र जी कि जैविक विधि से पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करी जाए? देखिए, जब पोषक तत्वों की पूर्ति की बात आती तो सबसे पहले
हमको ये देखना है हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी है। जी। आवश्यकता का आकलन करने के लिए जी। हमें सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। जब तक हम मिट्टी का परीक्षण नहीं कराएंगे हमें अमुक फसल द्वारा कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी हमारे खेत में उपलब्धता है इसका हम गणना कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो ये एक प्राथमिक कार्य है किसान भाइयों के लिए कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी की जांच अपनी धरती माँ की जांच कराने या अपने किसी परिजन के रक्त की जांच एक्सरे कराने से भी बढ़कर है, क्योंकि हम तभी पता कर पाएंगे हमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है और उन पोषक तत्वों का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। जैविक माध्यम से अकेले करना है तो हमें पता ये करना पड़ेगा जो भी जैविक खाद हम डाल रहे हैं उसमें पोषक तत्व का कितना प्रतिशत है, उसी हिसाब से गणना करके उस जैविक खाद को हमें डालना पड़ेगा। अगर हमें ये सोचना है कि हमें जैविक का और रसायन का दोनों का मिला के प्रयोग करना है तो हमको उसके लिए पोषक तत्व की मात्रा चाहिए, उसे हमें मृदा परीक्षण कराना होगा। नंबर 1, मृदा परीक्षण कराने के बाद जब मात्रा का निर्धारण हो जाए तो उस मात्रा को हमने जैसे आपको बताया अगर खाली जैविक स्रोत से लेना है तो उस जैविक खाद की मात्रा जो भी आप प्रयोग में ला रहे हैं, नीम की खली ला रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट ला रहे हैं, तमाम तरीके की जैविक खादें हैं, उसमें कौन कौन सी खाद को प्रयोग कर रहे हैं उससे पोषक तत्व की मात्रा के हिसाब से गणना करके खेत में हमें डालना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैविक तकनीक से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। जैविक तकनीक से लाभ ये है कि पहले तो एक भ्रांति है लोगों को कि खाद डालने से जो है जमीन खराब हो जाती है या हमारी सेहत खराब हो जाती है। दोनों बातें ही ठीक नहीं हैं। अगर खाद बहुत डालने से अगर बहुत असीमित मात्रा में खाद का प्रयोग कर दिया जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर दिया जाए और वो लीच करके मतलब रिसाव करके पीने वाले पानी में पहुंच जाए तो नुकसान है। नाइट्रेट के रूप में अगर पानी पहुंचती तो नुकसान है, या जिसे और बहुत संतुलित मात्रा में अनियंत्रित मात्रा में खाद डालेंगे तो भी नुकसान है। अन्यथा अगर जैविक विधि से भी जैविक खाद से भी खाद डालेंगे तो भी पोषक तत्वों का अवशोषण पौधे जड़ से आयन के रूप में करते हैं। मतलब पहले वो कार्बनिक रूप से अकार्बनिक रूप में परिवर्तन होगा तब करेंगे। तो स्रोत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पहले तो ये जो भ्रांति है इसको हमें निकालना चाहिए। दूसरा, जो तमाम तरीके की जो वातावरण का प्रदूषण है या मानव स्वास्थ्य में जो प्रतिकूल प्रभाव है, ये तमाम तरीके की और बातें हैं, वो रसायन जैसे कीट नियंत्रण के लिए, ब्याज नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हम रसायन प्रयोग करते हैं उनके अवशेषों से हमें नुकसान ज्यादा होता है। तो जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई रसायन का प्रयोग नहीं होता है। तो रसायन के प्रयोग न होने के कारण हमारे न तो स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, न हमारी जमीन के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और न ही जमीन में रहने वाले जीवाणुओं के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इनसे सब हम से बचाव हमारा होगा और प्राकृतिक रूप से स्वस्थ अन्न पैदा होकर के किसानों को या सबको, जितने भी उपभोक्ता हैं, सबको प्राप्त होगा। मतलब कहा जाए तो हर तरह से हमें लाभ ही लाभ है। जी, ये बताइए कि रासायनिक तकनीक और जैविक तकनीक का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है? ये देखिए, ये सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे अच्छी बात है कि हम केवल जैविक पे आश्रित नहीं रह सकते। जैविक पे आश्रित रह के हम अपनी पूरी आबादी 121 करोड़ की आबादी को जो है भोजन नहीं दिला सकते। क्योंकि जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो केवल जैविक माध्यम से पूर्ति करना संभव नहीं है। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें जैविक पदार्थ जमीन के प्राण तत्व हैं, फसलों के लिए प्राण तत्व हैं, उनको तो इस्तेमाल करना ही है। साथ में ही एक निश्चित मात्रा में, संतुलित मात्रा में, सही समय पर, सही विधि से रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। तभी हम एक संतुलित रूप से पोषक तत्वों का प्रबंधन करके वांछित उत्पादन अपनी फसलों से ले सकते हैं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है किसान भाइयों से कि संतुलित मात्रा में मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक और जैविक दोनों खादों का इस्तेमाल हमें अवश्य करना है। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि योगेंद्र जी द्वारा बताई गई जानकारियों से आपको लाभ जरूर मिलेगा। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर बादल छाए रहे और अनेक स्थानों पर बारिश भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव के चलते दिन और रात के समय तापमान में गिरावट रही।
इस दौरान मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 28 से 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम औसत तापमान लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 11 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में चलती रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह मौसम आमतौर पर साफ रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान लगभग 21 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 4 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 13 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह सफाई करें तथा अनाज को अच्छी तरह से सुखा लें एवं कूड़े कचरे को जला या दबाकर नष्ट कर दें। भंडार घर की छत, दीवारों और फर्श पर 1 भाग मेलाथियान 50 ईसी को 100 भाग पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यदि पुरानी बोरियां प्रयोग करनी पड़े तो उन्हें 1 भाग मेलाथियान व 100 भाग पानी में घोलकर 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें। खेतों को खाली करके उसमें मूंग की फसल ली जा सकती है। इसके लिए मूंग की उन्नत प्रजातियां हैं पूसा विशाल, पूसा 9351, SML 32। रबी की फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए खेतों को तत्काल खाली कर उसमें जायद की फसल की बुआई करें। उड़द या मूंग की पहले से बोई गई फसलों में पीला चितरवन रोग दिखाई देते ही प्रभावित पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट कर दें। विषाणुवाहक 5 से 10 पौंड सफेद मक्खी प्रति पौध दिखाई देने पर डाइमेथोएट को पानी में घोलकर छिड़काव करें। भिंडी में पीत शीरा मोज़ेक रोग के फैलाव को रोकने के लिए डाइमेथोएट का छिड़काव करें। आम के फलों को गिरने से रोकने के लिए NAA का 15 ppm यानी 15 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।